नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों के खतरनाक मंसूबे वैसे वैसे ही सामने आ रहे हैं। कैसे इनका मकसद भारत में दहशत फैलाना था। व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल को लेकर जितने संदिग्ध पकड़े गए हैं, सबके संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इशारे पर ब्लास्ट किया गया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार अल गज़वात की साजिश की बात सामने आ रही है। जैश के इशारे पर भारत में डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल बनाया गया, क्योंकि अरेस्ट संदिग्धों के भी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से गहरे रिश्ते सामने आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल उठ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी साजिश के सबूत मिले हैं। आतंकियों ने डॉक्टर्स को कैसे रेडिकलाइज किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली ब्लास्ट ऑपरेशन सिंदूर का बदला था? क्या ब्लास्ट की साजिश रचकर पाकिस्तान फंस चुका है? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एजेंसियों के साथ हम भी एक्सपर्ट के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे डॉक्टर्स ने अपने ही देश के खिलाफ साजिश क्यों रची? उमर ने किसके इशारे पर दिल्ली को दहलाया? क्या पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है? क्या दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान अब वाकई में डरा हुआ है? इन सवालों के अलावा भी चर्चा में से कई सवाल निकलेंगे। हम अपने पैनलिस्ट से उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सीरियल ब्लास्ट ये करना चाहते थे, न केवल दिल्ली में, अन्य राज्यों में जहां जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वहां पर भी करना चाहते थे। तो ये एक जगह नहीं, पूरे देश को दहला देना चाहते थे और ये साजिश करीब 2 या 2.5 साल से ही चल रही थी। कहीं पर इमाम था, मौलवी जो था वो यहाँ पर मौजूद था, जो कई सालों से कोविड के बाद से इमामत कराता था। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से लगातार जो जांच का दायरा था वो बढ़ाया गया था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ से पूछताछ की गई थी, जिसमें 6 स्टाफ को हिरासत में लिया गया था। इसमें यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। आइए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ शारदा प्रसाद जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं असम पुलिस में। आपका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, मैं समय पर दूंगा आपको। आप एक भूमिका में नहीं रहे, कई भूमिकाओं में रहे। इसके अलावा पूर्व एसीपी वेद भूषण जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कर्नल अनुराग शुक्ला डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देवेंद्र भारद्वाज मेरे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव होंगे। खालिद हुसैन कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से लाइव होंगी और सैयद मुबासिर हमारे साथ होंगे दिल्ली से लाइव। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले कर्नल तेज टिक्कू आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्शन जुड़ रहा है इस टेरर एंगल के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान का ही कनेक्शन जुड़ रहा है या फिर इसमें अमेरिका की पिक्चर भी सामने आने वाली है कुछ दिनों में? देखिए, ये अटकने लगाना थोड़ा इस स्टेज पर डेफिनेटली प्रीमैच्योर होगा कि ये अटकल सर मैं बताता हूँ आपको। ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, ये 2 बार ट्रंप से मिल चुका है। ट्रंप हम पर टैरिफ थोप चुका है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या भारत का विकास, भारत की तरक्की, भारत का विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ना, जाहिर सी बात है, न चीन को पसंद आएगा, न टर्की को पसंद आएगा, न पाकिस्तान को पसंद आ रहा है, न अमेरिका को पसंद आ रहा है। ये सवाल यहाँ से पैदा हुआ। हाँ, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये इसमें कुछ है, सच्चाई है इसमें, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि अमेरिका इन भारत के अंदर कोई टेररिज्म फैलाने में एक डायरेक्ट भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है मुनीर जब अमेरिका चला गया और
वहाँ पर ट्रम्प से 2 बार वो मिला है, वो उन्होंने हेज किया है, मतलब अपने आप का बचाव के इंश्योरेंस ले रखा कि जब मैं भारत के बरखिलाफ कुछ करूँगा तो अमेरिका मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस हद तक शायद अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, और वो भी कितनी इन्वॉल्वमेंट आगे हो सकती है, कितना नुकसान वो झेल सकते हैं, वो वहीं पर हम छोड़ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि जनरल मुनीर जब से आया है, आपने देखा होगा उनका जो बात करने का तरीका है, जो उनकी फ़िलॉसफी है, जो उनका हिंदू, पर्टिकुलरली इंडिया नहीं हिंदू के बरखिलाफ जो उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार बोला है, जबकि वो यूनिफॉर्म में हैं और चीफ थे, अब फील्ड मार्शल बनने के बाद फिर और उन्होंने ऐसा ही कहा। तो मुझे कोई शक नहीं है इस बात पर कि जनरल मुनीर ही इस सब का करता धरता है। जनरल मुनीर के प्रति पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारा विरोध भी हो रहा है, क्योंकि इतने सारे दुश्मन उन्होंने बना रखे हैं। अफगान उनके बरखिलाफ हैं, लोकल जनता उनके बरखिलाफ है, क्योंकि इमरान खान को उन्होंने मोस्ट पॉपुलर लीडर उनको जेल में डाला हुआ है। अपनी ही फौज के अंदर जिनकी प्रमोशंस रुक गई, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, हायरार्किकल सेटअप है, हर एक आदमी चाहता है कि वो ऊपर चलता जाए। जब ऊपर बंद होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा प्रमोशन का, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि जनरल मुनीर जो है उन्होंने ये सब का, और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो भारत के बरखिलाफ जब आप कार्रवाई करेंगे, जितना नुकसान वो भारत को पहुंचाएंगे उतना ही वो आदमी पाकिस्तान में पॉपुलर होगा। तो वो यही गेम खेल रहा है, लेकिन इसकी भी एक हद है। और मैं मानता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं बल्कि कि ऑपरेशन सिंदूर मुझे लगता है प्रीमैच्योरली ख़त्म हुआ, और क्योंकि वो प्रीमैच्योरली ख़त्म हुआ, पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, इस वजह से वो दोबारा अपने आप को रिसरेक्ट कर रहे हैं। और किस प्रकार से नहीं हुआ सर, इसको कह सकते हैं होल्ड पर है। हमारी सरकार ने नहीं कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, उन्होंने कहा जी होल्ड पर है, लेकिन वो मोमेंटम दोबारा लाना, उसमें बहुत फर्क पड़ता है बाद में, क्योंकि आप ऑलरेडी मोमेंटम में हैं। चलो वो तो दूसरी बात है, लेकिन डेफिनेटली मुनीर अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में बहुत ख़राब होने वाली है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर वो भारत के अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं तो वो 2-4 महीने और सर्वाइव कर पाएंगे। ये उनकी फ़िलॉसफी है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है, हालांकि लोग बोल रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह नहीं किया, वो नहीं किया, मैं मानता हूं कि भारत बहुत ही खुशकिस्मत रहा है कि हमने ये मॉड्यूल जो है गुजरात वाला, फरीदाबाद और कश्मीर और लखनऊ, ये इतनी बड़ी गहरी साजिश थी और इसका पता ही नहीं चल सकता था, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कोई शक ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को चुनना, ये मुझे लगता है आईएसआई की बहुत ज़बरदस्त एक प्लानिंग थी, और हम खुशकिस्मत हैं कि ये पकड़े गए, नहीं तो बहुत हानि होने वाली थी। अहमदाबाद से लेकर, दिल्ली से लेकर, लखनऊ से लेकर, और कई स्टेट्स में। और रेसिन, जहाँ तक रेसिन का आपको मालूम है, रेसिन का न कोई स्मेल होता है, न कोई उसका टेस्ट होता है, वो तो कहीं भी आप मिला सकते हो, और साइनाइड से 600 गुना ज़्यादा वो घातक है। तो मैं मानता हूँ हम भारत बहुत लकी रहा है, और जिन लोगों ने इसको प्रियम्प्ट किया है वो हमें उनके प्रति हमेशा एक मतलब एक ऐसा भाव होना सम्मान चाहिए, का भाव रखना चाहिए। ठीक है शारदा प्रसाद जी, सवाल यह है कि पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ये जो नया मॉड्यूल सामने आया है, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, डॉक्टर्स हैं इसमें, महिला डॉक्टर इसमें, डॉक्टर शाहीन, आप देखिए जैश से उसके संबंध थे। सवाल यह है कि आपके आसपास कौन डॉक्टर किस भूमिका में है, कौन इंजीनियर किस भूमिका में है। ये सवाल है कि ये स्लीपर सेल से ऊपर का मामला है। अब ये आतंकी हमारे आसपास घूम रहे हैं, व्हाइट कॉलर में घूम रहे हैं, कितना मुश्किल है। पाकिस्तान से निपटना बहुत आसान है, मुझे लगता है कि अपने देश के अंदर के इन आतंकियों से निपटना थोड़ा टेढ़ी खीर है। देखिए, पाकिस्तान की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है हमारे लिए, वो है एट्रिशन की, कि इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा तंग करिए जिससे कि ये परेशान होते रहें, और इनकी जो डेवलपमेंट्स हैं, इनके जो अच्छे काम हैं उनमें रोक लगे। और भी एक है जिसको कहते हैं 1000 कट्स।
यहाँ से भी ब्लीड करो, वहाँ से भी ब्लीड करो, उधर से भी ब्लीड करो, इस तरह करके वो भारत को रेगुलर नुकसान पहुँचाने के उसमें हैं। और इस बात को आप ये देखिए कि सरकार वहाँ पर चाहे जो भी हो, लेकिन भारत के लिए जो उनकी पॉलिसी है उसमें बदलाव नहीं आता है। तो हमको इस बात पर कोई हाथ पर हाथ रखकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। हो सकता है इस प्रकार के और भी अलग अलग तरीके के टेरर मॉड्यूल भी होंगे, और उन सभी टेरर मॉड्यूल्स पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य सभी एजेंसीज उस पर कार्य अवश्य कर रही होंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको उनकी जानकारी नहीं होती है और किसी में सक्सेस होती है, किसी में सक्सेस नहीं भी होती है, लेकिन चुपचाप काम करते रहते हैं और समय आने पर उसका पर्दाफाश किया जाता है, जिससे कि मैक्सिमम एक साथ में इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, और एक चीज मैं कहूँगा, हाँ जी बोलिए जी, कि जैसे एक प्याज लीजिए और प्याज की एक परत खोलिए और उसके बाद तब आप देखिएगा और प्याज की परत है उसमें, तो परत दर परत खुलता जाता है और आपको नई नई चीजें दिखती जाती हैं। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड शुड नॉट रेस्ट ऑन लॉरेल्स। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आपने प्याज का उदाहरण दिया। मैं सक्सेस रेट पर बात करूं वेद भूषण जी से, उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और डॉक्टर को डिटेन किया है। पुलिस ने डॉक्टर असम को हिरासत में लिया है। मुजम्मिल की बहन है डॉक्टर असमत शकील। मॉड्यूल कनेक्शन में ये असमत से पूछताछ लगातार जारी है। असमत ने बांग्लादेश से MBBS किया है। अब देखिए, मुजम्मिल वही है जिसके घर से विस्फोटक बरामद हुआ है और ये कनेक्शन डॉक्टर असमत का जो जुड़ रहा है मुजम्मिल से, अब उसे डिटेन किया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ खालिद हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं। खालिद, क्या अपडेट है और डिटेन करने के बाद क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई अब तक? देखिए, ये बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है। इस पूरे जो ये वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, इसमें डॉक्टर मुजम्मिल, जिसका नाम सबसे पहले सामने आया था डॉक्टर आदिल के बाद, और उसकी निशानदेही पे जो है विस्फोटक पकड़ा गया था, उसकी बहन डॉक्टर असमत शकील, जो MBBS कंप्लीट करके 2025 में ही बांग्लादेश से आई थी, और कल ही हमने उनके घर पे उससे बात भी की थी, और उसको जो है डिटेन किया गया है जो है पूछताछ के लिए, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल ऑलरेडी अरेस्टेड है और उसके दूसरे भाई, बड़े भाई जो है वो भी ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है। अब उनकी बहन जो डॉक्टर है उसको भी पूछताछ के लिए लिया गया है। अब फॉर्मली उसको अरेस्ट तो अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन डिटेंशन में उनको लिया गया है। पूछताछ उनसे भी की जाएगी कि आखिर जो मुजम्मिल से उनसे उनकी बातचीत होती थी, क्या बातचीत होती थी, क्या जानकारियां आप शेयर करते थे, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है खालिद, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे जरूरी हुआ तो। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेद भूषण जी, सवाल यह है कि डॉक्टर को हम ऐसा भगवान मानते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और डॉक्टर बन करके, पढ़ाई लिखाई करके, डिग्री हासिल करने के बाद जब एक शख्स हमारे सामने आतंकी के रूप में आता है तो बड़ा अफसोस होता है कि पढ़ाई लिखाई भी इसकी सोच बदल नहीं पाई। देखिए अनुराग जी, पहले मदरसों और मस्जिदों पर निगाहें और इंटेलिजेंस की सूचनाएं इकट्ठे करने की जाती थी, किस तरह से वहाँ से तमाम चीज़ें ऑपरेट होती हैं, चाहे देश के खिलाफ हो, देश में ब्लास्ट की कोशिश हो। और ये पहला ब्लास्ट नहीं है, ये दिल्ली शहर ने बहुत सारे ब्लास्ट देखे हैं। ट्रांजिस्टर सीरियल ब्लास्ट देखा है, रेलवे ब्लास्ट देखा है, लाल किले पर ब्लास्ट देखा है। और लाल किला एक ऐसी आइकॉनिक जगह है जहाँ पर ये ब्लास्ट करना अपने आप में एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज देने की तरह है। अब आते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी पर। 96 एकड़ के अंदर, धौल क्षेत्र के अंदर सरकार ने बहुत नॉमिनल रेट्स पर इस यूनिवर्सिटी को जगह दी, और क्या निकला उसके अंदर? 40% जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनकी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपका हक है कि आप दें, उसका रिप्रेजेंटेशन 40% JNK के स्टूडेंट्स हैं। अब आप डॉक्टर्स का रेशियो देखिए, 8 गिरफ्तारी अब तक हुई हैं, 32 डिटेन किए जा चुके हैं, जो NIA और तमाम स्टेट्स के अंदर जो पूछताछ चल रही है, उसमें 8 में से 6 डॉक्टर हैं, 6 में से 4 उत्तर प्रदेश से हैं, 2 JNK से हैं। तो ये डिफरेंट तरह का मॉड्यूल है। हालांकि जो बिन लादेन था या उस तरह के जो बड़े टेररिस्ट थे जिन्होंने बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की, दे वर हाईली क्वालिफाइड। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में भी बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स पहले भी मुस्लिम अरेस्ट हुए, परंतु इस बार मामला थोड़ा गंभीर है, थोड़ा खतरनाक इशारा कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जिसकी आप पिक्चर दिखा रहे हैं, इसके संबंध
असूद मसर की बहन के साथ में उसके कम्युनिकेशन है। और सबसे ताज्जुब की और एक सोचने वाली बात यह है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं इनका अपनी फैमिली के साथ में कोई बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर शाहीन के पिता ने बताया कि कई साल से मैं अपनी बेटी से बात ही नहीं कर रहा हूं। अपने भाई के साथ, परवेज के साथ भी उनकी कभी कभी रेयर बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि किस तरह से ब्रेन वॉश करके इस सिस्टम को तबाह करना है। अब ये क्यों समय चुना गया? क्या दीपावली पर होना था? क्या 26 जनवरी की तैयारी थी? क्योंकि छोटा मोटा एम्यूनिशन नहीं है। 2 AK-47 में और आप चाहे तो एक AK-47 नहीं खरीद सकते, ला सकते, प्रिक्योर कर सकते। उसके अलावा 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट लाना। अभी एक कार की तलाश चल रही है, दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है रेड कलर की कार की। इसमें पैसा लगता है, इसमें फाइनेंस लगता है, इसमें मजबूती चाहिए, इसके अंदर ताकत चाहिए, इसके अंदर कोई सपोर्ट चाहिए। अब सुनहरी मस्जिद पर वो जो 2.5-3 घंटे खड़ा रहा, जो सुसाइडल फिदाई दिन था, वो किस चीज का इंतजार कर? क्या वो शाम के 7 बजने का इंतजार कर रहा था? क्या पाकिस्तान से कोई उसको हुक्म, जो थे वहां पाकिस्तान में हैंडलर बैठे थे, उन्होंने कोई आदेश पास करने था? तो चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत शुरुआती स्टेज में है, कल ही दिल्ली पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन NIA को ट्रांसफर की है, क्योंकि इसके इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस हैं। कई स्टेट से मामला जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, J&K से, अभी और बहुत से, दिल्ली से, हरियाणा से, अभी और बहुत सारे स्टेट से। हो सकता है इंटरनेशनल इसकी रेमिफिकेशंस हो, इसके कनेक्शन जैसा आप अंदाज लगा रहे थे, अमेरिका या टर्की या पाकिस्तान या बांग्लादेश, कहीं ना कहीं तो कोई ना कुछ तो है, दाल के अंदर काला है। इतनी हिम्मत नहीं है J&K के अंदर। आज वो यूनियन टेरिटरी है, तमाम जो फोर्सेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली पुलिस से तमाम ऑफिसर्स डेपुटेशन पर जाते हैं और वहां एक तरह से उग्रवाद की रीढ़ तोड़ दी थी। तो ये जो तरीका अपनाया गया है, बिल्कुल दिल्ली के पास एक ऐसी जगह जो हार्डली 15 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पर इस तरह का जखीरा इकट्ठा करना, बिल्कुल हमारे आर्मी ऑफिसर साहब ने सही कहा कि जो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने वक्त रहते वहां की STF ने वहां रेड कंडक्ट की और एक इतना बड़ा खुलासा हुआ और उसी के शाम होते होते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ये हड़बड़ी में ब्लास्ट वहां नहीं हुआ है वेद जी, जहां उसे करना था। हड़बड़ी में उसने गलत जगह पर और गलती से ये ब्लास्ट किया, वरना कैजुअलिटीज और हो सकती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि जो लोग इस ब्लास्ट में मारे गए हैं उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना है, ये नहीं होना चाहिए था। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, मैं आपको बता दूं, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, थोड़ी देर में CCS की बैठक होने वाली है। PM मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये बड़ी बैठक हो रही है, CCS की ये बैठक। लाल किला से हमारे साथ हमारे संवाददाता मुबासिर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी आई है आपके पास मुबासिर? बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बताना चाहूंगा CCS की एक बड़ी बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री के आवास पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और भी कई बड़े अधिकारियों के पहुंचने की खबर है। ये बैठक महत्वपूर्ण इस मामले में भी आती है कि भूटान से सीधा प्रधानमंत्री जब दिल्ली लैंड करते हैं और सीधा LNJP अस्पताल जाते हैं, उसके बाद सीधा अपने घर पहुंचकर यानी प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं और मीटिंग कहते हैं। कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली वो भी इस मीटिंग में होंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से किसी तरीके की कोई पुष्टि फिलहाल नहीं की गई। लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर अगर बात करें तो ये बड़ी अहम बैठक हो सकती है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि गृह मंत्री हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री हैं साथ में और कई बड़े अधिकारी हैं जो इस मीटिंग में भाग लेने वाले हैं। अभी फिलहाल गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इस बैठक ये मायने में भी अहम हो जाती है अनुराग की मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस तरीके से मीटिंगों का दौर जारी है, किसी तरीके से, क्योंकि डबल थ्रेट एक तरीके से देखा जा रहा है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं कि दूसरी कार भी जिस तरीके से अभी आइडेंटिफाई कर ली गई है, उसको भी ढूंढा जा रहा है। तो इस मामले में दिल्ली समेत NCR को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है। तो यह बैठक इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है अनुराग। ठीक है सैयद मुबासिर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल टिक्कू, ये जो CCS की बैठक होने जा रही है, क्या इशारा कर रही है? वो हम जो अभी बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, क्या उसका 2.A या फिर इंटरवल के बाद उसकी पिक्चर देखने को मिल सकती है? क्या कुछ इस तरीके का इशारा है? देखिए, कल तक तो मैं सोच रहा था शायद सिंदूर 2.2 अभी कहना शुरू होगा, प्रीमैच्योर होगा, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऐसे नहीं मिलती फजूल में, क्योंकि उसमें आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग इन्वॉल्व हैं और सब इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं कि वो लोग कहाँ से इकट्ठा होंगे और इमीडिएटली आएंगे। मैं मानता ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शायद मैं नहीं कहूँगा अभी,
लेकिन ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तो तब मिलती है जब आपके ऑपरेशन का कोई एक्सटर्नल डायमेंशन हो। इंटरनल डायमेंशन के लिए तो आपने सिर्फ होम मिनिस्टर को बुलाना और शायद NSA आएगा, लेकिन CCS का मिलना एक एक्सटर्नल डायमेंशन की तरफ इशारा करता है। और मैं हैरान नहीं हूँगा कि अगर कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से उसको मोमेंटम दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है। जी, मैं इस पर आपका भी रिएक्शन चाहूँगा शारदा प्रसाद जी। CCS की बैठक क्या इशारा करेगी? देखिए, ऐसा है, पहले हम लोग कहते थे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादातर JNK एरिया में ही होती हैं, और पत्थर फेंकने वालों से लेकर के और हमारी आर्मी के ऊपर में हमला करने वाले होते हैं। लेकिन अब जब ये नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, वो बता रहा है कि कहीं पर कुछ नई सोच ने जन्म लिया है और जिसमें हाईली प्रोफेशनल लोगों को रेडिकलाइज किया गया है। तो वो एक नई चीज़ है और इसका एक काउंटर हमको निकालना होगा। जैसे इसका स्टोन थ्रोइंग का काउंटर निकाला गया, वहाँ पर जो हमले होते तो उनका काउंटर निकाला गया, उसी तरह ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं इनको जो रेडिकलाइज करके जो काम हो रहा है इसका भी एक काउंटर निकालना होगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है, वो इस बात पर ज़रूर डिस्कस करेगी कि इसको कैसे इसको निपटा जाए। जी वेदभूषण जी, सवाल ये है कि ये जो सफ़ेद पोश मिल रहे हैं आतंक के चेहरों के तौर पर, ये पेड़ हैं या जड़ें हैं? मुझे लगता है ये सिर्फ पेड़ हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और शायद इस बैठक में CCS की इसी का इलाज ढूंढा जाएगा कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इतना बड़ा मॉड्यूल, इतना बड़ा नेटवर्क सामने आया है और उनके इतने बड़े नापाक मंसूबे, राम मंदिर को उड़ाने की साजिश थी, नई दिल्ली में ब्लास्ट करना था उस कार से, और जितना ज्वलनशील पकड़ा गया है, जितना केमिकल, जितने डेटोनेटर, जितने हथियार पकड़े गए हैं, उससे पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए अनुराग जी, ये बहुत एडवांस किस्म का एक अटैक मानने की तैयारी करें भारत के ऊपर, क्योंकि आज आर्टिफिशियल AI का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब वो पुराना जो पुलिसिंग तरीका था कि मुखबिर आएगा, गांव से आएगा, शहर से आकर बताएगा, वो तरीके अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। सरकार को अब नए तरीके से जो इंटेलिजेंस कलेक्शन की जो तरकीब है, टेक्निक्स हैं, चाहे वो इजराइल से सीखें, चाहे अमेरिका से सीखें, किस तरह से इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाए। अब जिस तरह से ये कार पूरी दिल्ली के अंदर घूमती रही, पब्लिक वाले तो एक आम आदमी तो कह देगा कि पुलिस बड़ी लापरवाही थी, कुछ नहीं कर पाया। मैं फिर गारंटी से कह रहा हूं कि इस तरह की 100 कार भी दिल्ली के अंदर भर के अभी भी घूम सकती हैं और कोई चेक नहीं कर पाएगा। इसलिए इंटेलिजेंस का कलेक्शन आज की डेट में बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस पुराने वाला नहीं जो मेरे टाइम में होता था। आज जो मॉडर्न इंटेलिजेंस के तरीके हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर की जाए, किस तरह से कार की सेल परचेज हो, कौन लोग किस कार को खरीद रहे हैं, किस पर्पज से खरीद रहे हैं। अब इसमें जो डॉक्टर की गिरफ्तारी लखनऊ से जिसकी बात चल रही है, जो लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है, उसके पास 6 मोबाइल मिले हैं, उसके पास इंटरनेशनल सिम कार्ड है, वो क्यों यूज कर रहा है? जिससे कि वो इंटरसेप्ट ना हो जाए, इंटरनेशनल कार्ड यूज कर रहा है। उसका जो तमाम डिस्क कब्जे में ली गई है, उसकी तमाम इंट्रोगेशन उसकी लैब के अंदर भेजा गया है कि उसको डिसाइफर किया जाए। तो ये पुराना तरीके। अभी जो सुसाइड जिसने किया है, जिस डॉक्टर ने सुसाइड किया, 4 दिन से वो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। तो ये आप इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके पर लें। डिफरेंट पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए चैलेंज है। इसके लिए जरूरत है कि हम पूरा हिंदुस्तान इसके बारे में सचेत हो। अब फरीदाबाद दिल्ली से हार्डली 10 किलोमीटर दूरी पर है। वहां एक गांव के अंदर 2 मकान किराए पर लेकर फरीदाबाद जैसे एरिया के अंदर रह रहे हैं। मकान मालिक ने कोई वेरिफिकेशन नहीं कराई, उसको यही नहीं पता कि उसके फ्लैट मकान के अंदर कौन रह रहा है, क्यों कार आ रही है, क्यों कार जा रही है। तो इसके लिए केवल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी ही नहीं, सबको जागरूक होगा ना होगा, अदरवाइज ये बिल्कुल तबाही वाली स्थिति आ सकती है। क्योंकि इनका जो तरीका था, इनकी जो वारदात थी, इनका केवल एक हिट एरिया नहीं था। आप सोचे लाल किले पर ये आए थे, इनका एरिया बहुत बड़ा था, वाइड स्प्रेड इनका था। पिछले 2 साल से डॉक्टर परवीन अटैची के अंदर बैग्स के अंदर 12 बैग्स मिले हैं जिनके अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा गया है। कितनी बड़ी तैयारी के साथ थी। 2 स्टेन गन, एक स्टेन गन का तो ताज्जुब मानेंगे, उसको लॉकर से मिला है। इतना खूबसूरत लॉकर जिसमें सजा के एक स्टेन गन रखी गई है। तो ये तैयारियां छोटी नहीं थी। ये शुक्र है वक्त रहते ये तमाम भंडाफोड़ हो गया। एक किस्मत थी या हमारी मेहनत थी, इंटेलिजेंस या जम्मू कश्मीर पुलिस की ATS को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने फरीदाबाद में आकर ये सारे शुरू करा। हालांकि शुरू तो गुजरात से हो चुका
चुका था, परंतु अब इसका जो आखिरी मुकाम था वो बड़ा खतरनाक तरीके से हुआ। बेजवान जिनकी कोई गलती नहीं थी वो बेचारों की जान चली गई। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी और तमाम लोग वहां उनको गए देखने के लिए, परंतु आने वाले समय में और ज्यादा इंटेलिजेंस कलेक्शन की जरूरत है, इस तरह के लोगों पर निगाह रखने की जरूरत है, खास तौर से जो J&K से बिलोंग करते हैं। अब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये AMU है, ये क्यों हमेशा से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है? आपको याद होगा जब शाहीन बाग बसा था तो शुरुआत जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से। मैं किसी धर्म या हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं फैक्ट पर जाना चाहता हूं, और इसलिए फैक्ट पर जाना जरूरी है क्योंकि 99% इस पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा अनुराग जी, 99% टेररिस्ट मुसलमान क्यों हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे और कारण है, मैं उनमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा विवाद वो नहीं है। मेरा विवाद ये है कि यही टेररिस्ट क्यों होते हैं, कोई ना कोई तो वजह है जिसकी भी जांच की जानी चाहिए, तमाम पड़ताल होनी चाहिए कि इस धर्म से ही ये टेररिस्ट क्यों आ रहे हैं, क्यों आते हैं। वेदभूषण जी, आपने कहा कि ऐसी कई कारें भी घूम रही होंगी तो उन्हें पकड़ पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कैसे। एक और लाल कार की तलाश हो रही है, रेड कलर की इको स्पोर्ट्स संदिग्ध है। रेड इको स्पोर्ट्स कार पर यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि फेक दस्तावेज लगाकर यह कार रजिस्टर्ड है, यानी कि नकली कागजों के आधार पर इसका रजिस्ट्रेशन है। सीलमपुर के एड्रेस पर यह रजिस्ट्रेशन है और जिस एड्रेस पर यह रजिस्ट्रेशन है उस एड्रेस पर कोई नहीं रहता। सैयद बवासिर, इसका मतलब यह हुआ कि यह कार भी संदिग्ध है और इसकी तलाश भी सरगर्मी से जारी है, लेकिन सवाल यह कि अचानक ये कार गायब कहां हो गई? बिल्कुल अनुराग, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मुझे लगता है कि ऑडियो में कहीं कुछ दिक्कत है, सैयद बवासिर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन शारदा प्रसाद जी, अब देखिए सवाल यह है कि फेक रजिस्ट्रेशन है, फेक कागज़ों के आधार पर कार का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ऐसी एक तो नहीं, मुझे लगता है कि अगर इंटेलिजेंस जुटाई जाए तो ऐसी सैकड़ों गाड़ियां निकलेंगी जिनका इस्तेमाल आतंक के लिए किया जा रहा होगा, या मुमकिन है कि उनको इस तरीके से प्लान किया जा रहा हो। तो कितना मुश्किल है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, आप इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, लेकिन इस मोड़ पर आकर जब हमें पता चल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में कितना बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है, कितना मुश्किल है ऐसे वाहनों का पता लगाना जो इलीगली चल रहे हैं, फेक कागजों के आधार पर चल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन फेक है और उनको आतंक के लिए कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं वो लाल गाड़ी के ऊपर में आऊँगा। जो मेरा अनुभव कहता है 4 घंटे लगते हैं एक गाड़ी का रंग बदलने के लिए, और अगर पहले से इंतज़ाम रहते हैं तो जैसे ही गाड़ी अंदर आती है गैराज में, गैराज बंद करके अंदर में 4 घंटे के अंदर उसका कलर जो चाहिए वो कलर बदल दिया जाता है। तो उसके बाद वो लाल गाड़ी ना निकल करके वो नीली गाड़ी निकलेगी या काली गाड़ी निकलेगी। तो इसलिए केवल लाल गाड़ी के पीछे दौड़ने से उतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि समय हो चुका है। तो उसके अतिरिक्त जो उसकी जानकारियाँ हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई नंबर प्लेट मालूम है या उसका मॉडल मेक वगैरह मालूम है, तो क्योंकि मॉडल मेक में चेंज करने में आसान नहीं है तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। लेकिन सवाल है कि कितनी को स्पोर्ट्स रोक कर देखी जाएंगी कि इसका रंग बदला गया है, इसका नंबर बदला गया है, ऐसा। हाँ, लेकिन आपको अचरज होगा कि इस पर काम किया जाता है और रेगुलर किया जाता है, जिसके बावजूद भी कि हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लीड मिलती है। मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं जिसमें कि नंबर्स के केवल 1 या 2 डिजिट्स मालूम थे, फिर भी पूरे शहर में वैसी हजारों कार हैं, लेकिन रोक करके उनको देखा गया और सही कार की तलाश की गई। इसी प्रकार यहाँ पर भी है। अगर एजेंसीज लगेंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस निष्ठा से उन्होंने आगे काम किया है उसी निष्ठा से काम करेंगी और गाड़ी की तलाश होगी और मिलेगा। और न केवल वही, जब तलाश करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ऐसी और गाड़ियां भी पकड़ी जाएंगी, क्योंकि कोई भी एक मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई भी बैरिकेड होता है या कहीं पर तलाशी होती है तो जो इस प्रकार के आतंकी होते हैं वहाँ पर घबरा जाते हैं और उस घबराने के बीच में एक ऐसी कोई कार्रवाई कर बैठेंगे कि जो कि मालूम पड़ जाएगा कि ये सही व्यक्ति नहीं है और वो पकड़े जाते हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे लाल किला के पास में जो विस्फोट हुआ है वो वहाँ पर विस्फोट करने के लिए था, ना कि विस्फोट करने के लिए था, ना केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए था। ये सब डिटेल्ड जांच के विषय हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें और होनी चाहिए थी। जैसे लोहे की कीलें अगर अंदर में प्लांट होती तो अलग था। तो
मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो कहीं इस प्रकार के जखीरे और ढेर सारे अलग अलग जगहों पर हैं और इनके प्लान्स थे कि इनको कहाँ ले जा करके छुपाएं कि जिससे कि ये पकड़े ना जाएं। अब उनकी बदकिस्मती है कि वो वहाँ फट गया। ठीक है तेज टिक्कू जी, अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि कनेक्शन कैसे हुआ, रेडिकलाइज करने वालों को कैसे ब्रेन वॉश किया गया। तो खबर यह है कि जैश जो था इन लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया था। सोशल मीडिया कितना बड़ा जरिया है और सोशल मीडिया पर किस तरीके की नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि सारा खेल शुरू वहीं से होता है। अनुराग जी, एक दो इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है हमें ज़्यादा इस बात पर मतलब पूरा फोकस हमें इस बात पर नहीं करना चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही लोग ब्रेन वॉश होते हैं या टारगेट को नियुक्त किया जाता है या उनको पहचान लिया जाता है। मुझे लगता है भारत के अंदर भी ऐसे लोग, जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, वो तो पाकिस्तान से थोड़ी आई है, हमने खुद बनाई है यहाँ पर, किसी ने परमिशन दिया होगा। जैसे अभी एसीपी साहब ने कहा कि 40% वहाँ पर डॉक्टर्स का एडमिशन कश्मीर वैली से होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पाकिस्तान से तो मेन डायरेक्शन, जनरल डायरेक्शन आएगी, लेकिन ब्रेन वॉश करने वाला वो जो मुल्ला है वो तो हिंदुस्तानी है। तो ऐसे आपको कई मौलवी जो भी है, आपको कई ऐसे मिलेंगे, मदरसे ऐसे मिलेंगे, कई ऐसी मस्जिदें मिलेंगी जहां पर प्रचार ही आतंकवाद का होता है। तो मैं मानता हूं कि पिछले 35 साल से जो भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर खासकर चल रहा है और यहां तक हम पहुंचे हैं, कई सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं, उनको काम नियुक्त किया गया है। भाई तुम्हारा काम है ब्रेन वॉश करना, तुम्हारा काम है ऐसे रेडिकल्स को ढूंढना ताकि वो फिर हमारा काम, वो सुसाइड बॉम्बर बन सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर छोटी से छोटी लीड को भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आपको शायद ये पता होगा ये कैसे पकड़े गए, हुआ कैसे ये शुरू। कश्मीर के अंदर पोस्टर लगाए गए। अब पोस्टर लगाना कश्मीर के अंदर कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। हर दूसरे दिन, पहले तो बहुत लगते थे, अब बहुत कम लगते हैं, लेकिन लगते हैं पोस्टर। तो पोस्टर यहाँ भी लगते हैं, आपने देखा होगा, पंजाब में भी लगते हैं। लेकिन एक एसएसपी साहब हैं, उनको थोड़ा शक हो गया कि भाई ये सडनली पोस्टर यहाँ कैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने सब कैमरा वो खंगाले और उसमें से देखा एक व्यक्ति जो है वो बार बार ये पोस्टर लगा रहा है। वहां से लीड शुरू हुई और वो एक छोटी सी लीड को पकड़कर उन्होंने यहां तक हम पहुंचे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये इंटेलिजेंस का जो जिग्सा पजल है, इसको पूरा करने के लिए, इससे एक पिक्चर निकालने के लिए एक भी लीड जो है हम उसको छोड़ नहीं सकते। तीसरी बात यह है, आपको दिल्ली के अंदर ही मैं बताऊंगा, शायद हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर बताएंगे कि एक महीने में कितनी गाड़ियाँ उठाई जाती है, कहाँ जाती हैं वो गाड़ियाँ। उनमें से अगर एक महीने में 100 गाड़ी उठती है, उसमें से अगर एक गाड़ी को ही टेररिस्ट इस्तेमाल करेगा, कहाँ ढूंढेंगे आप? क्योंकि इतनी दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा इलाका है, कहाँ ढूंढेंगे आप उनको? तो मुझे लगता है 2-3 इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, लोकल जो मोहल्ले में काम करते हैं, बिल्कुल उनको ग्रासरूट लेवल पर जो काम करते हैं, हाँ, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था मोसाद के चीफ का, वो कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुआ है, पुराना मोसाद चीफ है, वो कह रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस उनको मिलती है कि अगर आपने इस्माइल हानिया को मारना है तो आपका आदमी उसके साथ बैठा होगा ताकि वो मिनट टू मिनट आपको इंफॉर्मेशन दी और फिर आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहरों में मुझे लगता है लोकल लेवल पर, एसएचओ लेवल पर जो इंटेलिजेंस सेटअप है हमारा, बहुत सटीक होना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। ठीक है, इस वक्त मैं बताऊं आपको कि दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने रिएक्शन दिया है। इस हादसे को लेकर मुस्लिमों के लिए परेशानी की बात उन्होंने कही और डॉक्टर्स का नाम आने पर क्या कुछ कहा है, जरा उनकी बात सुनिए। जो परसों दिल्ली में वाकया हुआ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं उसकी मजम्मत करने के लिए। वहां जो जाने गई, जिन लोगों की जाने चली गई, लरस जाता है इंसान वो देख के। मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि उससे हमारी कौम फिर से एक बार दागदार होगी। सबसे ताकतवर दिमाग वाले लोग जो डॉक्टर हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस है तो हमारी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का बात है। जी, महबूबा से ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे ही इलाके में सब कुछ क्यों हो रहा है भाई?
साउथ कश्मीर में इनके मेरा क्या है वहां, उसमें वहां तो उमर अब्दुल्ला का सब कुछ है। ये इलेक्शन कैसे जीतती थी? ये सब मिलिटेंट जो है साउथ कश्मीर में क्यों पल रहे हैं? पुलवामा ही हमेशा क्यों सुर्खियों में रहता है? अनंतनाग, त्राल, ये सब इसी के इलाके के हैं, क्योंकि इन्होंने पाल के रखा है। नहीं, लेकिन तेज टिक्कू साहब, इसको भी आप अपनी गवर्नमेंट की आप पीठ थपथपाइए। महबूबा मुफ्ती अगर इस सुर में बोल रही हैं कि अगर डॉक्टर मुलविस हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर इस आतंक की फैक्ट्री में का हिस्सा हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की जुबान हमेशा से जो रही हम जानते हैं, वो कहती है कि झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, 370 हटाई तो नीचे आ गई, अब थोड़ा अपनी औकात वही मैं कह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती की अगर सुर बदले, नीचे आ गई, थोड़ा उनका डाउन हो गया, उनका जो वॉल्यूम डाउन हो गया। वेद प्रकाश, कितना बड़ा एक्शन है कि अगर महबूबा मुफ्ती जैसी नेता के सुर बदलते हैं तो इसका क्या मतलब है कि सरकार का होल्ड बढ़ता जा रहा है अब आतंक पर? देखिए, सरकार ने तो उसी दिन अपना मजबूत मैसेज दे दिया था जिस दिन धारा 370 को खत्म करने का एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम सरकार ने किया था, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज गया था, पूरे मुस्लिम कंट्रीज में उस पर हालांकि काफी डिबेट हुई कि कैसे खत्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान में तो इसका बहुत जबरदस्त रिजेंटमेंट हुआ था, परंतु सरकार का दृढ़ निश्चय और आज 370 खत्म है, वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आती है। तमाम दिल्ली पुलिस की फोर्सेज, तमाम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म्ड फोर्सेज वहां पर तैनात हैं। इस वजह से ना तो पत्थरबाजी हो पा रही है, ना वहां पर इस तरह की कवायद हो पा रही है। ठीक है, पुलवामा करा, उसका जवाब भारत सरकार ने मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर में दिया, और अब भी जवाब दिया जाएगा। थोड़ा और इंतजार करें, इन्वेस्टिगेशन एक तरफ यदि उस तरफ झुकती है, जाती है, और इंडिकेशन आते हैं कि इसका जो सारा मामला पाकिस्तान से कनेक्शन था, इसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे थे, तो हैंडलर के ऊपर ही जाके बम गिरेंगे। थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि एनआईए इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम कॉल डिटेल्स, जो मनी ट्रायल है, तमाम जितनी भी चीजें हैं वो उनको अकाउंट फॉर कर रही है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर निगाह है कि किस तरह से किस किस पार्ट से लोगों को गिरफ्तार किया जाए, डिटेन करा जाए, इंट्रोगेशन किया जाए। अभी जो सर्जिल इमाम थे, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से जेल के अंदर हैं, और उनकी बिल्कुल घुटने टिक चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने को तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह के जो यूएपीए के अंदर इस तरह के लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, और ये लोग लंबे समय तक जेल पर रहेंगे। एक बहुत बड़ा एक मैसेज आज मुफ्ता मोहम्मद जो आप दिखा रहे थे महबूबा का, वो इसी तरफ इशारा था कि हमारी कौम यदि अपने घुटनों पर आ जाएगी यदि इस तरह की कार्रवाई करती रही, और आएगी यदि इस तरह की एक्टिविटीज करेंगी तो उनको झुकना पड़ेगा इस देश के सामने, क्योंकि ये चीज बर्दाश्त नहीं। आप वंदे मातरम मत गाइए, भारत माता की जय मत बोलिए, पर इस देश के खिलाफ इस तरह के इनोसेंट आदमियों की किलिंग यदि आप करोगे तो पाकिस्तान छोड़ो, टर्की तक जवाब दिया जाएगा, और टर्की को जवाब दिया भी है। यदि जो जानकारी रखते हैं, टर्की को अभी हाल में भारत ने एक बहुत बड़ा साइबर उनको एक मैसेज दिया साइबर के थ्रू कि यदि आप इस तरह के हमारे जहाजों को रोकोगे तो आपको बहुत ठोक के जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए आने वाला समय भारत के लिए बहुत अहम समय। महबूबा मुफ्ती के बयान में जो उनका डर दिखाई दिया है, ये डर अच्छा है और ये डर होना भी चाहिए। अब सवाल ये है कि आज डिबेट के दौरान जो तमाम बड़ी खबरें आई, उसमें सबसे बड़ी खबर सीसीएस की बैठक थी। पहले बड़े मगरमच्छों को मारा जाए या यहाँ जो चूजे घूम रहे हैं आतंकवाद के, पहले उन्हें निपटाया जाए। अब सरकार को यह तय करना है, एक्शन तो तय है, लेकिन अब आका पहले जाएंगे या उनके चमचे पहले निपटाए जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बाकी आज की डिबेट में जो चर्चा हुई उसके लिए तमाम पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।